अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। मैं अब्दुल रहमान। आज इस गुलशन न्यूज में हम बात करेंगे वोट चोरी के मामले में राहुल तेजस्वी के हमले की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की ताकत का प्रदर्शन। देखेंगे चुनाव आयोग विपक्ष के सामने कैसे मजबूर हुआ। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति कैसे दिखा रहा है। जानेंगे राष्ट्रपति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र का जवाब। और GN न्यूज की नजर में देखेंगे मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान की कौन सी खबर ने ध्यान खींचा। लेकिन दिनमार्क की तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत की प्रतिक्रिया ट्रंप और पुतिन की अलास्का बैठक पर। विदेश मंत्री रणधीर जायसवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ट्रंप और पुतिन की अलास्का बैठक का स्वागत करता है। गुजरात में केंद्र सरकार की नीतियों से गहरा संकट। 10 दिन में 10 लाख लोग बेरोजगार। बिहार में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निवेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। लक्ष्य है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देना। किश्तवाड़ में बादल फटने से 60 से अधिक लोगों की मौत। मुख्यमंत्री उमर ने प्रभावित परिवारों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। ये थीं सुर्खियां। अब दिन की बड़ी खबर। भारत ने अब वोट चोरी पर अभियान तेज कर दिया है। चुनाव आयोग राहुल गांधी को चोरी शब्द का इस्तेमाल न करने की सलाह देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब भारत ने वोट चोरी को आंदोलन बना दिया है। राहुल, तेजस्वी और अखिलेश ने इसे बीजेपी और चुनाव आयोग पर करारा हमला बताया है। विपक्ष ने वोट चोरी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग की नींद उड़ गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार के 17 गढ़ से अपना अभियान शुरू करने जा रहे हैं। राहुल की 16 दिन की यात्रा का मकसद जनता को वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करना और चुनाव के लिए कांग्रेस की जमीन मजबूत करना है। यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया। राहुल ने ऐसा वीडियो साझा किया जिसमें एक व्यक्ति थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आता है और कहता है कि चोरी किसी चीज की नहीं बल्कि वोट की हुई है। इसके साथ राहुल ने कैप्शन लिखा, चोरी चोरी छुपे चोरी, अब जनता जाग चुकी है। तेजस्वी यादव ने भी पोस्ट कर कहा कि किसी का हक नहीं छीना जाएगा, आजादी की भावना नहीं टूटेगी, किसी का वोट नहीं कटेगा, और वीडियो भी जोड़ा। अखिलेश यादव ने भी कहा कि चुनाव आयोग पर समय समय पर सवाल उठे हैं। चुनाव चाहे कोई भी हो, निष्पक्ष होना चाहिए। लोगों का चुनाव आयोग के फैसलों पर भरोसा घटा है। जनता संतुष्ट नहीं है। भारत वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहा है। महागठबंधन को उम्मीद है कि यह यात्रा बिहार में उसकी स्थिति मजबूत करेगी और मतदाताओं में भरोसा पैदा करेगी, खासकर तब जब बिहार चुनाव नजदीक हैं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। यात्रा 17 अगस्त से शुरू होगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि यात्रा 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 8 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ समाप्त होगी। राहुल गांधी इस 16 दिन की यात्रा में 25 जिलों को कवर करेंगे। शुरुआत सासाराम के रेलवे मैदान से होगी और यात्रा औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा और आरा तक जाएगी। पवन खेड़ा ने बीजेपी पर वोट चोरी की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि कई सबूत सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों की पहचान और हिस्सेदारी छीनने की भी साजिश हुई। उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं, लोकतंत्र में नया मोड़ आया है। यह ऐतिहासिक यात्रा भी लोकतंत्र को बदलने वाली साबित होगी। वोट चोरी और मताधिकार आंदोलन ने चुनाव आयोग की भी नींद उड़ाई है। विपक्ष के सवालों पर चुप रहने वाला आयोग अब सामने आ रहा है। 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाने का बिल पेश करने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने हाल ही में कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां 1 लाख से अधिक वोट चोरी हुए। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पत्र और एक ही पेज पर कई नाम पाए गए। राहुल का दावा है कि अगर यह चोरी न होती तो कांग्रेस कर्नाटक में 16 सीटें जीत सकती थी, लेकिन उसे सिर्फ 9 सीटें मिली। अब सबकी नजर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, जिसमें वह विपक्ष के आरोपों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपना पक्ष रख सकता है। अब देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। जब चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देगा, सुप्रीम कोर्ट में कई राज्य सरकारों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं।
राजू ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने का अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है। तो राजू ने अपने जवाब में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनाव आयोग के खिलाफ एक फैसला सुनाया था और अब चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें भी दी हैं। इनमें तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक शामिल हैं। इन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की मौजूदा कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जाए और इसमें स्पष्टता लाई जाए। राज्यों ने कहा है कि चुनाव आयोग को अपनी सीमा में रहकर काम करना चाहिए ताकि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। राज्यों ने कहा है कि मतदाता सूची में बदलाव संवैधानिक अधिकारों और नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। इन राज्यों का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना साझा जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करना चाहिए। हाल ही में SIR मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान चुनाव आयोग को कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ आदेश दिया है कि 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से हटाने की जानकारी स्पष्ट की जाए। अब यह मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि चुनाव आयोग एक और मामले में बुरी तरह फंस गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस दिशा में जाता है। राज्यों ने चुनाव आयोग की कार्यकुशलता पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से राय मांगी है। 19 अगस्त से CJI की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले में सुनवाई शुरू कर रही है। तो पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया था। जस्टिस J.B. पारदीवाला और जस्टिस R. महादेवन की बेंच ने अपने फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी के लिए किसी भी बिल पर समय सीमा तय की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर राज्यपाल किसी बिल को 1 महीने के भीतर मंजूरी नहीं देते हैं तो इसे मंजूर माना जाएगा। इसे डिम्ड असेंट कहा जाता है। इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। आर्टिकल 143 वांट्स के अनुसार राष्ट्रपति को किसी बड़े कानूनी या जनहित के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार है। इसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं। अब इस मामले में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि इस तरह की समय सीमा तय करने से संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा। आर्टिकल 135 वांट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को संविधान में संशोधन करने या विधायकों को विफल करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। राज्यपाल की स्थिति को कम नहीं किया जा सकता। राज्यपाल या राष्ट्रपति का पद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च पद है। अगर किसी तरह की समस्या आती है तो उसे राजनीतिक और संवैधानिक तरीके से सुलझाया जाएगा। इसमें न्यायपालिका की सदस्यता उचित नहीं है। आर्टिकल 201 के अनुसार राज्यपाल को बिल को मंजूरी देने या उसे राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार है। इस मामले में केरल और तमिलनाडु की ओर से कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया था। अब 19 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी। दोनों पक्षों को 4 दिन का समय दिया जाएगा। 10 सितंबर तक कोर्ट सुनवाई पूरी कर लेगा। इस मामले में नजरें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ पर हैं कि वह डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार रखेगा या पलट देगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी बिल को कितने समय तक रोक सकते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपनी राय देगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति को फोन कर उनकी राय जानी। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की। अब ट्रंप और जेलेंस्की समझौते पर बात करेंगे। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। देखिए यह रिपोर्ट। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लगभग 3 घंटे मुलाकात की। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि यह अहम बैठक रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर देगी, लेकिन यह बैठक नाकाम रही। ट्रंप की कोशिशों के बावजूद युद्ध विराम पर कोई समझौता नहीं हुआ। बैठक में पुतिन ने पूरी तरह ट्रंप पर दबदबा बनाया। पुतिन की शर्तों पर ही बैठक का पूरा एजेंडा तय हुआ और पुतिन ने खुद ऐलान किया कि अगली बैठक मॉस्को में होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए मुख्य कारणों को खत्म करना होगा, यानी नाटो की सीमाओं पर रूस मौजूद न हो। इस बयान से साफ हो गया कि युद्ध का अंत अभी संभव नहीं है। दूसरी ओर ट्रंप ने गेंद जेलेंस्की के पाले में डाल दी। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की को अलास्का की बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए और 3 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए।
मैं यूरोपीय देशों से भी कहूंगा कि उन्हें थोड़ा आगे आना होगा, लेकिन यह सब राष्ट्रपति जेलेंस्की पर निर्भर करता है। अगर वह चाहेंगे तो मैं अगली बैठक में मौजूद रहूंगा। जेलेंस्की को समझौता करना होगा। रूस बहुत बड़ी ताकत है और वह यूक्रेन नहीं। वह जेलेंस्की एक बहादुर सैनिक है। यह साफ हो गया कि ट्रंप ने जेलेंस्की से कह दिया है कि उन्हें समझौता करना ही पड़ेगा, नहीं तो यूक्रेन लंबे समय तक रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। इस बीच यह खबर भी आई है कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन करके तुरंत अमेरिका बुलाया है। दावा है कि जेलेंस्की 18 अगस्त को अमेरिका जाने वाले हैं। वह व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे और पुतिन से हुई बैठक में जो भी चर्चा हुई है, ट्रंप उसे जेलेंस्की के साथ साझा करेंगे और पुतिन की रखी गई शर्तों को जेलेंस्की को मनाने की कोशिश करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होता है या नहीं, यह जेलेंस्की की दिशा तय करेगा। लेकिन यहाँ भारत में एक राजनीतिक जंग जरूर शुरू होने वाली है। एनसीईआरटी की किताब में कांग्रेस को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार बताया गया है, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। तो कांग्रेस ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा जारी एक नए मॉड्यूल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो कांग्रेस ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए एक नए मॉड्यूल को लेकर विवाद हुआ है। इस मॉड्यूल का नाम है क्रिमिनल्स ओएफ पार्टीशन, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को देश के बंटवारे का जिम्मेदार ठहराया गया है। यह मॉड्यूल स्कूल की किताबों का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह 6वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए आधिकारिक प्रकाशन है। इसके अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना ने देश के विभाजन की मांग की, कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया और लॉर्ड माउंटबेटन ने तुरंत इसे लागू कर दिया। एनसीईआरटी के इस कदम ने राजनीतिक और सांप्रदायिक समूहों में गरम आगरम बहस छेड़ दी है। आलोचकों का आरोप है कि एनसीईआरटी सरकार के प्रभाव में काम कर रही है और इतिहास को एक खास राजनीतिक नजरिए से फिर से लिखा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एनसीईआरटी पर मुगल काल के इतिहास को नकारात्मक रूप में पेश करने और कुछ अध्याय हटाने के आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए हैं। एनसीईआरटी के सभी विवादास्पद बदलावों की तरह यह नया मॉड्यूल भी अब राजनीतिक हलकों में बहस का विषय बन गया है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। और शो के अंत में देखेंगे मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान की आंखें खोलने वाली खबर।